रहीम। सलाम लाहौर शहर की सब बातों के साथ और सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। मौसम की सूरत हाल आज कैसी रहेगी आपको बताएंगे। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 33 और 9 बजे 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, ऑरेंज ट्रेन का पहला यूटर्ब गार्डन नष्ट कर दिया गया है। ड्राइव इन मार्च के दौरान ट्रांसपोर्ट की किल्लत, शर अंगेजी का खदशा। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए, चाइल्ड लेबर का खात्मा नहीं हो सका। और शिकस्त खुर्दा लोगों का एहतजाज, हुकूमत नहीं मुल्क की तरक्की के खिलाफ है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स आमिर रज़ा खान और शाहिद नदीम सिप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। ऑरेंज ट्रेन की बात करें, उस दिन आमिर भाई हम डिस्कस कर रहे थे दुरन आप जब हमारे साथ मौजूद थे कि यूट्यूब गार्डन्स का टेस्ट किया जा रहा है। अब पहला यूट्यूब गार्डन जो है वो नष्ट कर दिया गया है। सिमर, अच्छी बात है इस हवाले से कि चले पैकेज 1 पे सही काम तो हो रहा है कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से, लेकिन अभी की आपको खबर दे रहा हूँ कि इस्लामाबाद में पंजाब गवर्नमेंट की जो ऑरेंज लाइन ट्रेन के हवाले से दरख्वास्त थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। जो इन्होंने काम करने की इजाज़त मांगी थी, जो कि हाई कोर्ट में यहाँ पे अपील वहाँ से मुस्तरद हो गई है अच्छा दरख्वास्त। अब इसका मुस्तकबिल क्या है? उस दिन भी हम जब मैं दोनों ने आपके साथ बैठे थे तो हम ये भी डिस्कस कर रहे थे अदालत नहीं जहाँ पे इनके पास कोई प्लान बी नहीं है। ये यूट्यूब गार्डन का रखे जाना मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी एक खुशाइंद खबर होती अगर ये मामला कोर्ट से अब निकल चुका होता कि जो मामलात हैं वो स्मूथ चलते रहेंगे। लेकिन आप देखें ये है पैकेज 1 जहाँ पे काम तेज़ी से जारी है, जहाँ पे रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पिलर्स, हर चीज़ बन गई। जो पैकेज 2 है ना आपका, वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा। वहाँ पे पिलर्स तो लगे हुए हैं लेकिन फिर उसने बीच में आपने काम रोक दिया। देखिए आपने रोक दिया क्योंकि आपको वो जो ठेकेदार था उसने कुछ उसकी नाअहली थी, कुछ रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सके, लोग आज भी परेशान हैं। मुझे समझ नहीं आता अली टाउन से लेकर चबुर्जी तक का क्या मामला है, क्यों वज़ीर आला इसका विज़िट नहीं करते हैं। वो सिर्फ पैकेज 1 पे जब भी जाते हैं डेरा गुजरा जाते हैं। ये डेरा गुजरा कौन है मुझे ये भी नहीं पता कि ये यहाँ पर जाके इनका क्या इंटरेस्ट है वज़ीर आला साहब का। लेकिन ये बहुत अच्छी खबर थी इस हवाले से कि ऑरेंज लाइन ट्रेन का काम जो है अब तेज़ी से पाया तकमील तक पहुँचेगा। लेकिन काश ये मामला कोर्ट से निकल चुका होता और गवर्नमेंट को भी फ्री हैंड होता कि वो काम करती। अब ये काम करते जा रहे हैं, प्लान बी कोई नहीं है। उससे एक दिल में वो डर है कि अगर ये रोक दिया गया और सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल ही ये फारिग हो गए तो फिर इनके पास कौन सा प्लान भी है। वो अभी तक किसी गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे ने, मेरी भी बात हुई है, किसी ने कुछ बताने को तैयार। सब लोग आगे से यही सुना रहे होते हैं कि इंशाल्लाह हमारा क्लियर हो जाएगा और हम काम का आगाज़ जो है वो इन मकामात पे भी कर लेंगे जिसमें चबूतरी और शालीमार जो है वो सर फहरिस्त है। शायद सिप्रा, अब मनसूबे की तकमील का एक और मरहला तय हो गया। अब आधा काम, जैसे कि आमिर भाई ने भी बताया कि पैकेज 1 पे तो काम तेज़ी से जारी है, पैकेज 2 पे रुका हुआ है, फारिग हो जाते हैं अदालत से, क्या करेंगे? देखिए ये आखिरी मराहिल है ना। अब आपने पिलर्स बना लिया, उसके ऊपर आप गार्ड्स भी आप रख रहे हैं। बात जो कर रहे थे आमिर रज़ा खान साहब के, वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ डेरा गुजरा ही क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं कि वहाँ पिलर्स बन गए, उसके बाद गार्ड्स रखे जा रहे हैं, वहाँ पे जो सड़कें हैं उनकी कारपेटिंग हो गई है, वो साइड आलमोस्ट मुकम्मल हो गई है। आप कह लेंगे 80% काम जो है वहाँ पे मुकम्मल हो चुका है, वो इसलिए वहाँ पे विजिट करते हैं। दूसरी साइड पे आप दे लें, ठोकर देख लें या चुरबुर्जी देख लें, तो ये जो एरिया है यहाँ पे काम नहीं इतना हुआ जितना उस साइड पे हो गया है। शायद यही वजह है कि वो उस साइड पे जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा काम मुकम्मल हो चुका है और वहाँ पे जाते हैं। दूसरी बात कि जो हाजी साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर उनकी गवर्नमेंट गई है और उनकी दरख्वास्त जो है मुस्तरद हो गई है तो इसके बाद क्या होगा, ये समय से बाला है। हम लास्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर शालामार गार्डन पे नहीं बनाने देती, कोर्ट भी ऑर्डर दे देती है कि आप यहाँ से ट्रैक नहीं गुजार सकते, तो
आपके पास एरिया ही नहीं है, कहाँ से आप अपना ट्रैक गुजारेंगे। चुबुर्जी पार्क में अगर वो जो छोटा सा टर्न आ रहा है वहाँ से अगर लोगों की आप पूरी आबादी और साथ में कब्रिस्तान भी है वो भी उठाएं, उसके बावजूद भी नहीं बन सकता। वो शालामार गार्डन के सामने अगर आबादी है वो भी पूरी आबादी आप कहाँ तक ले जाएंगे। अगर पाकिस्तान मिंट आ जाएगा, उसकी दीवार आ जाएगी, सही कह रहा हूँ, पाकिस्तान मिंट की दीवार आ जाएगी तो फिर कहेंगे कि हम इसको भी नहीं करने देते। ये तमाम तर हालात जो हैं ये इब्तदाई तौर पर तय हो जाने चाहिए थे। क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को था कि हम अदालत में जाएंगे या जो लोग इसमें सिविल सोसाइटी जो इस पर प्रोटेस्ट कर रही है या हम उनको पैसे दे देंगे, उनको यकीन दहानी करवाएंगे तो वो मान जाएंगे। अब मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है कि अगर अरबों रुपए का प्रोजेक्ट अगर शहर में शुरू किया गया है तो इसको अब हो जाना चाहिए, मुकम्मल कर देना चाहिए, चाहे वे सिविल सोसाइटी के लोग हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो गवर्नमेंट को दूर करने चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर भी तो आया कि आप तारीखी मकामात को सबटाज नहीं कर सकते, आपको कम से कम 200 फुट का फासला रखना बहुत ज़रूरी है। अब वो मुमकिन नहीं है। आपने इतने पैसे लगाकर वो पिलर्स तामीर कर दिए और आपने एक पुश देना शुरू कर दिया पैकेज 1 को कंप्लीट करके। ये भी तो एक पुश देने का तरीका है ना कि हमारे बाकी रूट्स पर काम हो रहा है, अब इसका अगर नहीं मुकम्मल होता तो फिर ये अरबों रुपया कहाँ जाए। सिमर ये तो खैर बहुत बड़ी रकम है जिससे ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इससे चौथाई रकम पर भी जब पूरी दुनिया में कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसके लिए तमाम इन चीज़ों को पहले से मद्देनजर रखा जाता है। ये इनके कौन प्लानर हैं, कौन, मैंने उस दिन भी कहा था कि ये जल्दी का काम शैतान का है, लेकिन खादमे वाला चाह रहे हैं कि ये काम जल्दी में हो। जल्दबाजी में ये काम हुआ, उसका नतीजा ये निकला कि लोग कोर्ट में गए तो अब स्टे आ गया, स्टे के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ से दरख्वास्त मुस्तरद हुई। अब उसके अगला स्टेप होगा वो तो वकील बताएंगे या अदालत बताएगी, हम क्या बताएं। हमें तो ये है कि ये इस पर एक अच्छी खासी हती रकम खर्च हो चुकी है। हम लोग जो ऑरेंज लाइन ट्रेन के मुतासरीन हैं, जो रोज़ गुजरते हैं इससे पैकेज 2 पर जो काम आपका नहीं हो रहा, हम उससे मुतासिर हैं। हमें बताया जाए कि ये कब तक मुकम्मल होगा। आपकी गवर्नमेंट ने, आपने किसी अफसर को इस बात पर पुरसिश की उससे कि जी ये आपने पहले क्यों नहीं बताया कि तारीखी इमारत से 200 किलोमीटर दूर तक किया जाता था। क्या आपकी इस प्लानिंग में ये शामिल नहीं था? क्या आपने रात को सोचा और सुबह उठ के कहा कि जी मैंने ये ख्वाब देखा है कि लाहौर में एक ट्रेन चलनी चाहिए और उस पर बादशाह सलामत के कहने में सारा अमल दरामद जो है वो होना शुरू हो गया। अगली खबर हमारी, रायविंड मार्च के दौरान ट्रांसपोर्ट की किल्लत, शरंगेजी का खदशा पैदा हो गया है। अब दोनों तरफ से एक हाइप क्रिएट की जा रही है, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और नून लीग की तरफ से भी। इस पर हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे। आमिर भाई मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। रायविंड मार्च के दौरान पेट्रोल ट्रांसपोर्ट की किल्लत, शरंगेजी का खदशा बढ़ गया है। आमिर भाई ब्रेक पर जाने से पहले मैं बता रही थी कि दोनों तरफ से जो है वो स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं और रोकने की कोशिश भी की जा रही है। एक तरफ से आज़म का इजहार किया जा रहा है कि हम तो रायविंड मार्च करेंगे। अब ये क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मुझे समझ नहीं आती हमारे लीडरान किस किस्म के हैं, दोनों तरफ के क्या, तीनों तरफ के, चारों तरफ जितनी अतराफ़ हैं उनके लीडर किस किस्म के हैं। जब ये मामला शुरू हुआ था तो ये लीडरान से शुरू हुआ था। जब आप इस तरह का कहेंगे कि अगर हमें रोका गया तो हम ये कर देंगे, तो अगर हमें ना रोका गया तो हम वो कर देंगे, तब से ये मामला शुरू होता है। और उसके बाद जो है जो नीचे वर्कर आता है वो इसी तरह की हरकतें करते हैं। कभी गुलेल पार्टी बनती है, कभी डंडा पार्टी बनती है, कभी कोई फोर्स बनती है, कभी कोई फोर्स बनती है, कोई ख़वातीन बैट उठाए नज़र आती हैं। ये बेचारे वो कारकुन हैं जो टीवी पर आना चाहते हैं, जो अपने बयानात जारी करवाना चाहते हैं, और उस पर मज़ीद हवा दी एक तरफ से पीटीआई के लोगों ने, दूसरी तरफ से जनाब ज़हीम कादरी साहब ने, कि वो एक फ़ोर्स लेके प्रेस क्लब में चले गए कि जी हम जान सारा ने नवाज शरीफ हैं। भाई कुछ नहीं होता है, आपका जो घर है नवाज शरीफ साहब का वो 4 किलोमीटर दूर है। लोग हंसते हैं कि आप किस घर को बचाने जा रहे हैं। वो ठीक है, वो अड्डा प्लाट पे करना चाहते हैं, वो किसी, मैं तो ये शुक्र अदा करता हूँ वो माल से निकले, चले माल से निकल कर अड्डा प्लाट पे चले गए। कम से कम ट्रैफिक जाम तो नहीं होगी, कम से कम लोग तो परेशान नहीं होंगे, ताजरों का कारोबार तो चलता रहेगा। और एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। जी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। जी साहिद सप्रा, रायविंड मार्च के दौरान
अब दोनों तरफ से जो है वो जुमलेबाजी भी की जा रही है, नारेबाजी भी की जा रही है, जैसा कि आमिर भाई ने बताया, फोर्सेस तैयार की जा रही हैं एक दूसरे को काउंटर करने के लिए। आप क्या समझते हैं, क्या सिनेरियो क्रिएट होगा? गलत किया जा रहा है ना। देखें, एक तरफ आप कहते हैं कि एहतजाज करना जो है वो जमहूरी हक होता है हर सियासी पार्टी जो है या जो भी आम शहरी है उसका भी, और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम रायवन रोड पे अड्डा प्लॉट पे करने जा रहे हैं, तो वही बात ना कि वो 3-3.5 किलोमीटर आपका जाती उम्रा वहाँ से दूर है। अगर वहाँ पे वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, तकारीर करते हैं या जलसा होता है जो भी है, तो उसमें मेरे ख्याल में जाती उम्रा जो रायवन इनका घर है या जो उसको प्राइम मिनिस्टर जो हाउस डिक्लेयर किया गया है उसको तो कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात कि ये मुख्तलिफ फोर्सेस बना के मीडिया पे हाईलाइट करवा के ये एक नेगेटिव सेंस में जा आप हाइप क्रिएट करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि पब्लिक जो है वो भी मनफी असरात उस पर मुरतब होंगे, और जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी, मैं तो कहता हूँ कि वो सौदा बेचने के लिए होता है कि एक पीटीआई का कोई रहनुमा आता है वो एक टाइगर फोर्स बना लेता है, नून लीग का कोई आता है तो वो कहता है जी हम तो नवाज शरीफ पे जान निसार करने के लिए फोर्स बना रहे हैं। ये ख़त्म हो जाना चाहिए। दूसरी बात कि ये लेटर जो लिखा गया उसका बुनियादी मकसद यही होता है, हमेशा होता है कि जब भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई तहरीक या कोई भी एहतजाज होता है तो इस तरह के टूल्स इस्तेमाल होते हैं। आप पेट्रोल पंप्स जो हैं उसको इस बेस पे बंद करवा देते हैं कि मॉब आ रहा है, लोग आ रहे हैं तो वो नुकसान ना हो। दूसरी बात कि आम शाहराएँ जो हैं उनको बंद करवा दिया जाता है, नाकाबंदी करवा दी जाती है, उसमें बसेस पे लोग आ रहे हैं उनको ये होता है। ये आप अवामी तहरीक ने जब किया था तब भी हुआ इस तरह की सूरत हाल, ये उस बुनियाद पर रखा गया है। ये अच्छी बात है कि एक सियासी जमात की जानिब से पंजाब गवर्नमेंट को आगाह किया गया है कि इस तरह के हालात हो सकते हैं, लेकिन इस जो पीटीआई करने जा रही है इसमें ये हालात नहीं होंगे। हाँ, अगर ये पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से ये कॉल होती, उनकी जानिब से एहतजाज होता, तो फिर पॉसिबिलिटी थी कि इस तरह का कोई इकदाम जो है वो गवर्नमेंट को उठाना पड़ता, वो इस तरह के करती। दूसरी बात कि शर अंगेजी क्यों होगी जब एक जगह आपने मुख्तस कर लिया है, आपने बता दिया है, अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को आपने आगाह कर दिया है, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है हमें रोकने की कोशिश की जा रही है, शायद पेट्रोल बंद किया जाए, ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया जाए। रात में पढ़ रहा था सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह खान साहब का बयान कि हम लोग तो किराया भी देंगे, गाड़ियां भी देंगे अगर कोई जाना चाहे तो ठीक है। स्टेटमेंट की जो आपस में चपकलिश है या जो भी उसमें बयानात का सिलसिला है, जब लाहौर में या कहीं पर भी धरना दिया है, जलसा किया है, ये इल्ज़ाम हमेशा लगाया गया है कि मुल्क भर से लोग आना चाहते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, शहर में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। अब पेट्रोल ट्रांसपोर्ट की भी बात की जा रही है कि उसको भी बंद किया जा रहा है, तो शायद शरंगेजी हो। नहीं, मेरा ख्याल है शरंगेजी इस बात की नहीं होगी, ये पेट्रोल पंप्स बंद होने की, रोकने की, लेकिन क्योंकि हर शहर में शर पसंद अनासर ज़रूर मौजूद हैं। वो कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी के भेस में हो, वो छुपे हुए हों, वो ज़ाहिर हों, वो ज़रूर शरंगेज़ी करते हैं। आपको याद है कि जब लाहौर से इस्लामाबाद के लिए मार्च किया था तो गुजरावाला में शरंगेज़ी हुई थी, इसी तरह मुल्तान में शरंगेज़ी हुई थी। तो ये शरंगेज़ी का इम्कान मौजूद रहता है। वो इसलिए भी ज़्यादा हो गया कि दोनों तरफ से जो लीडरान थे उन्होंने अपने अपने लोगों को पहले तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि अभी आपको मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए, अभी आपको एक यूनिटी शो करनी है, क्योंकि ऑन बॉर्डर्स अगर देखा जाए तो सिचुएशन जो है वो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी चल रही है। तो क्या ये समझने की ज़रूरत नहीं? मुझे समझ नहीं आती कि प्रोटेस्ट स्टेबिलिटी को क्या होने जा रहा है। एक प्रोटेस्ट है जो कि करप्शन के खिलाफ वो करना चाह रहे हैं, वो ज़रूर करें, इससे हमें लेकिन अगर वो वहाँ पे धरना देकर बैठ जाते हैं, वो वहाँ पर जो है वो धरना नहीं होगा। चले ये मैं आपको भी बता देता हूँ कि धरना नहीं होगा। कोई भी पार्टी इस वक्त धरना अफोर्ड नहीं करती है। मुहर्रम सर पे हैं, सिप्रा मेरी बात से तस्दीक या तरतीब करें, बट मुहर्रम सर पे हैं, कोई भी पार्टी धरना देने नहीं जा रही है। तो एक जलसे के लिए इसलिए जो पैनिक है ये सारे का सारा फैलाया गया है, इसमें और पीछे कुछ भी नहीं है। एक रैली आएगी, कोई पेशावर से आएगी मोटरवे के ज़रिए, कोई गुजरांवाला पिंडी से आएगी जीटी रोड के ज़रिए, वो यहाँ पर आकर एक जलसा करेंगे। इमरान खान साहब अपनी वही बातें जो वो हर जलसे में दोहराते हैं वो दोहराएंगे, और उसके बाद ये जलसा जो है अगली डेट तक के लिए। अच्छा, और दूसरी जानिब पे दर पे शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी बहुत से बयान आ रहे हैं। जैसे कल भी उन्होंने कहा कि शिकस्त खुर्दा लोगों का एहतजाज हुकूमत नहीं मुल्क की तरक्की के खिलाफ है। तो इस तरह के बयान देकर आप जो रिएक्शन शो करते हो, आप उस एक्शन को इम्पोर्टेंस दे देते हो, ये एक पॉलिसी क्या इनकी समझ में नहीं आती है? देखिए, बयानात की जंग तो चलती है। अगर आप बयानात की जंग ही ख़त्म कर दें तो फिर सियासत कहाँ से हम करेंगे? देखें ना, पब्लिक अखबार अगर पढ़ रही है तो अगर इमरान खान साहब का बयान छपा है
तो साथ में नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब का भी तो छपना नहीं। शायद सरपरस्त साहब अपनी सहाफत को चमकाने के लिए ये बयानात जारी ये बयानात की जंग जो है वो चलती रहती है, यानी कि ये सिर्फ अखबारी हद तक है, अखबारी हद तक होती है। इसमें कोई नहीं होता कि आप इसमें कोई अना का मसला आपने बना लिया या कुछ इस तरह का होता है। दूसरी बात कि एहतजाज जो आप अपनी मईशत की बात कर रहे हैं, ज़रूर होता है एहतजाज का, अगर आप रास्ता अपना लेते हैं या एहतजाज करते हैं या शाहराहें बंद करते हैं। लेकिन ये एहतजाज जो आप उस जगह पे करने जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ शायद को जो रायवंड रहने वाले जो लोग हैं या उससे आगे जो आबादियाँ हैं या पहले आबादियाँ हैं, उनको मुश्किलात ज़रूर दरपेश होंगी एक दिन के लिए कि उनका गुजरना जो है मुश्किल होगा। लेकिन अब रायवंड से बाईपास निकले हुए हैं, ज़्यादा सारे आप रास्ते आपको मिल जाएंगे। मईशत पे तब नुकसान होता है जब आप जाके इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं, जब आके लाहौर अगर आपके जो मरकज़ है तिजारत का यहाँ पे आप बैठ जाएं, इनको बंद कर दें, आपके तिजारती मराकज़ बंद हो जाएं, उस वक्त होता है। आपको याद होगा जब ये लास्ट टाइम ये दोनों मार्चेस जो हैं, इनकलाब मार्च और दूसरा जो है PTI का, ये जब इस्लामाबाद ये पहुँचे थे तो तब चाइना के साथ हमारा CPEC का चल रहा था इशू, तो उस पर वो इफेक्ट हुआ। चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था, नहीं आ सके थे, वो इफेक्ट हुआ था। वो इफेक्ट हुआ। मैं यही तो कहता हूँ कि क्यों लोगों को इतना इसमें है कि ये एहतजाज इमरान खान का हक है, उसको करने देना चाहिए, वो कर ले जितना एहतजाज करना चाहते हैं, इससे कोई स्टेबिलिटी को कुछ खतरा नहीं है। ये हम लोग यहाँ पर बैठ के सोचते हैं क्योंकि हम, ठीक है स्टेबिलिटी को खतरा नहीं है, लेकिन आपका एक जो इमेज इंटरनेशनल लेवल पर परसीव किया जा रहा होता है उसमें बड़ा फर्क पड़ता है कि यहाँ पर एक तो पहले ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में टेररिज्म जो है वो उसको डिस्कस किया जाता है, उसके बाद जब प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है तो आपका कारोबारी जिंदगी बहुत हद तक, अब आपने आप ही की खबर है जो है कंटेनर्स लगाकर शहनाएं बंद की गई, परेशान कौन होगा? आम शहरी जो जाना चाहते हैं। इमेज अच्छा होगा या खराब होगा वो इमरान खान का होगा। ये मैं आपको इस जो रायवंड मार्च है, इससे नुकसान और फायदा गवर्नमेंट को नहीं होने वाला, इससे नुकसान और फ़ायदा इमरान खान की ज़ात को होगा। अगर ये बहुत बड़ी करने में कामयाब हो गए, रैली लोगों को मोटिवेट, लाहौर के लोगों को, यानी कि पार्टीज जो है वो सिर्फ फिर अपना अपना सोचती हैं, ओवरऑल बिगर पिक्चर जो होनी चाहिए इमरान खान को सोचना है। आज वो आ भी रहे हैं लाहौर में कि सालमियत उसके ऊपर कोई फायदा नुकसान उनको सोचना है, इससे कोई सालमियत को खतरा नहीं होने लगा। ये हम लोगों की एक अपनी पैदा करदा या ये कहें कि हुकूमत की पैदा करदा एक इस्तिलाह है कि इससे सालमियत को खतरा है, हमें इस वक्त इकट्ठे होने चाहिए। कौन कहता है? क्या इमरान खान, अगर हमारी किसी के साथ जंग होती है तो इमरान खान अपनी फौज के साथ खड़े नहीं होंगे? क्या PTI के लोग नहीं होंगे? क्या नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, जमात इस्लामी के, आप किसी जमात का नाम ले लें, क्यों नहीं इकट्ठे हैं? आप असेंबलियों में देख लें, बैठे हैं, इकट्ठे बैठे हैं। तो फिर ये इस तरह की हाई इनको करने दें, ये बयानात जो हैं ये इनको करने दें, ये उनका हक है सियासी तौर पर। अब इमरान खान को सोचना है क्योंकि तमाम पार्टीज ने उनके साथ शामिल होने से इनकार कर दिया और ये उनकी जो सियासी तन्हाई है ये मजीद किसी फ्रस्ट्रेशन का वो ना हो इससे बेहतर है कि वो अब अपना, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डॉक्टर ताहिर अल कादरी के बारे में इतलात आ रही हैं कि वो 29 मॉर्निंग 28 और 29 ये तो आने वाले कल में पता चल जाएगा। आप दोनों का आप हमारे साथ मौजूद थे और इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिएगा अबू सर से और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब सेगमेंट शामिल करेंगे और सबसे पहले आपको सेल्स और प्रमोशंस बताएंगे बचत बाजार में। जी सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है स्टोनेज पर 30% तक आपको ऑफ मिलेगा। ऑफ सीजन सेल है, ज़रूर जाएं, जाकर शॉपिंग करें और 30% तक डिस्काउंट एंजॉय करें। अगर आपको मेरी वार्डरोब पसंद आ रही है तो ये न्यू ब्रांड आ रहा है ओरिजिनल्स बाय दर्जी स्टोर, और फेसबुक पर आप इसको सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर डिफरेंट कलेक्शन जो है वो ड्रेसेस की अवेलेबल है। रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा और यूनिक डिज़ाइंस होंगे जो कि डिफरेंट होंगे। आजकल बहुत भरमार भी आ रही है मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स की, तो कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है, ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ेंगे हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में डॉलेंस माइक्रोवेव है जी, रिटेल प्राइस 7,999 रुपीज़, प्रमोशनल प्राइस 6,390 रुपीज़। आप 16 और 9 रुपीज़ बचा सकते हैं।
डालडा सनफ्लावर ऑयल है 1 लीटर पैकेट, रिटेल प्राइस 835, प्रमोशनल प्राइस 751। आप 84 रुपीज़ बचा सकते हैं। और अब अगला सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। रमल मौजूद है हमारे साथ आज के भाव में और उनसे जानते हैं सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं, महंगाई का ग्राफ कहां तक जा रहा है। जी रमल बताइएगा। जी मैं इस वक्त मक्का कॉलोनी गुलबर्ग की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। अगर हम सरकारी नरकनामों के मुताबिक रेट्स की बात करें तो सब्जियों के रेट कुछ इस तरह हैं कि आलू शुगर फ्री कम से कम 28, ज़्यादा से ज़्यादा 30, आलू स्टोर कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 19। अगर प्याज की बात करें तो प्याज की कीमत में भी कमी की गई है। प्याज कम से कम 22, ज़्यादा से ज़्यादा 24, टमाटर कम से कम 34, ज़्यादा से ज़्यादा 37, लहसुन देसी जो है उसकी कीमत में जो है दिन ब दिन इजाफा किया गया है। कम से कम 230, ज़्यादा से ज़्यादा 236, अदरक चाइना कम से कम 90, ज़्यादा से ज़्यादा 96, लीमू देसी जो है उसकी कीमत में भी इजाफा किया गया है 3 रुपये, कम से कम 135, ज़्यादा से ज़्यादा 141, बंद गोभी कम से कम 35, ज़्यादा से ज़्यादा 38, अरवी कम से कम 50, ज़्यादा से ज़्यादा 53। भिंडी की अगर कीमत में बात करें तो भिंडी की कीमत में 10 रुपये तक की कमी की गई है, कम से कम 40, ज़्यादा से ज़्यादा 42। इसी तरीके से अगर हम फलों के रेट्स की बात करें तो सेब अव्वल कम से कम 100, ज़्यादा से ज़्यादा 106, सेब दोम कम से कम 75, ज़्यादा से ज़्यादा 77, केला अव्वल कम से कम 50, ज़्यादा से ज़्यादा 53। अगर आम की बात करें तो आम अनवर राठौर जो है वो कम से कम 114, ज़्यादा से ज़्यादा 120। अंगूर सुंदर खानी की अगर हम बात करें तो अंगूर सुंदर खानी कम से कम 170, ज़्यादा से ज़्यादा 186। अगर हम इसी तरीके से आम चौंसा सफ़ेद की बात करें तो उसकी कीमत में भी दिन ब दिन इजाफा किया जा रहा है, कम से कम 125, ज़्यादा से ज़्यादा 131। इसी तरीके से अगर हम चिकन के रेट्स की बात करें तो चिकन भी 152 रुपये किलो के हिसाब से मुतय्यन किया गया है। अंडे 88, अंडे की कीमत में भी कमी की गई है, 100 से 99 और 99 से डायरेक्ट जो है वो 88 रुपये कर दिए गए हैं। अगर हम दुकानदारों की बात करें तो दुकानदारों का कहना है कि उन्हें वो रेट्स इसलिए बढ़ाते हैं कि उन्हें मेन सब्ज़ी मंडी बदामी बाग की जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ पे सही कीमतों में सब्जियाँ नहीं फराहम की जाती हैं। उनका कहना है कि हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए और लोगों का कहना है कि सब्ज़ी मंडियों में भी ओपन मार्केट की निस्बत ही बराबर ही कीमतों में जो सब्जियाँ हैं वो फ़रोख्त की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया रमल दिलदार आपका। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन और गवर्नमेंट रेट के मुताबिक आपको बताएंगे जिंदा मुर्गी जो है वो आपको मिलेगी 105 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 152 रुपये। उसका बना हुआ गोश्त 152 रुपये किलो। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 88 रुपये दर्जन, थोक से 86 रुपये और गोरमे पर अंडे अवेलेबल हैं 85 रुपये। और अब ओपन मार्केट से गैर मुल्की करेंसी रेट्स आपको बताएंगे माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले हमारे पास अमेरिकन डॉलर है, कीमत खरीद है 105.25, कीमत फरोख्त है 105.4। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 136.5, कीमत फरोख्त है 137.2। यूरो की कीमत खरीद 116.5, कीमत फरोख्त है 117।
सऊदी रियाल कीमत खरीद 27.7, कीमत फरोख्त 27.85। यूएई दिरहम कीमत खरीद 28.5, कीमत फरोख्त 28.65। कुवैती दिनार कीमत खरीद 346, कीमत फरोख्त 348.5। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद 79, कीमत फरोख्त 79.45। जैपनीज येन कीमत खरीद 1.01, कीमत फरोख्त 1.04। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद 107.05, कीमत फरोख्त 107.95। कैनेडियन डॉलर सबसे आखिर में कीमत खरीद 80.25, कीमत फरोख्त 80.8। और अब शामिल करेंगे टुडेज डायरी। जी, टुडेज डायरी में एक्टर इन लॉ सबसे पहले मूवी लगी हुई है 3 बजे और 8 बजे सिनेस्टार IMAX में और 2:45 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। नेक्स्ट मूवी है हमारे पास सली, जो कि लगी हुई है 7:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में, 8:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। द मैग्निफिसेंट 7 4 बजे लगी हुई है रॉयल पाम ऑडी 2 में। मालिक लगी हुई है 4:45 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। जाना लगी हुई है 10 बजे रॉयल पाम ऑडी 1 में और 8 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 1 में। और बेंजो लगी हुई है जी 11:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, 2:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में। और इसी के साथ यहाँ एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम अपना सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। मेरा शहर लाहौर में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आमिर रज़ा खान, और आज का हमारा टॉपिक है शहर लाहौर की लाइब्रेरीज। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, एक बार फिर से। वालेकुम अस्सलाम। ये आप टॉपिक्स कहाँ से लेके आते हैं? यानी इतना इल्मी सा टॉपिक आजकल के बच्चियों को शायद इसका अंदाज़ा भी नहीं होता है कि ये किस तरह का टॉपिक है। जब आयशा मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि आज लाइब्रेरीज़ पे बात करेंगे, तो यकीन करो कि उसके बाद से जो 15-20 मिनट थे मैं उसी ख्वाबो ख्याल में रहा। वो कहते हैं कि दिन ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, वो फुर्सत के रात दिन जो हमने लाइब्रेरीज़ में गुजारे, जो आज के बच्चों को शायद नसीब में नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह ये आपका तो लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। अच्छा, यहाँ कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। मैंने पूरी दुनिया की लाइब्रेरीज देखी। मैंने ब्रिटिश इंडिया लाइब्रेरी देखी है, जो कि दुनिया की बड़ी लाइब्रेरीज से एक है। जिस मुल्क में भी जाते हैं हम लाइब्रेरीज में ज़रूर विज़िट करते हैं। मुझे याद है हम शालमी में रहा करते थे, पूरा अनारकली क्रॉस करना, और अनारकली क्रॉस करने के बाद हमने पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में पहुंचना। वहाँ पे हमने बच्चों के सेक्शन में जाना, वहाँ पे किताबें पढ़नी, मैगज़ीन्स पढ़ने, और उसके बाद फिर वापस शाम को ट्रैवल करना।
अपने घर आने के लिए। मोहल्ले में दुकानों पर किराए पर मिला करती थी, ये भी एक किस्म की कमर्शियल लाइब्रेरी, डाइजेस्ट मिला करते थे। और ऐसी ऐसी किताबें, नसीम हजाजी के सारे नावल मैंने किराए पे लेके पढ़े। वो उसमें शाहीन हो या कोई भी दूसरा पोरस के हाथी हो, वो सारे हमने उसी लाइब्रेरी, वो जो मोहल्ले की लाइब्रेरी थी उससे लेकर पढ़े। और लाहौर तो आज का लाइब्रेरीज का नहीं है, यहाँ पे के तो कुतुब खाने पूरी दुनिया में मशहूर थे। लाहौर, बगदाद, ये वो जगह थी जहाँ पर लोग इल्मी बसीरत भी रखते थे और उसको लिखने का फ़न भी, और एक अच्छा खासा ज़ख़ीरा मौजूद बहुत बड़ा किताबों का। मुझे याद है कि मेरे परदादा के पास जो कलमी नुस्खा था इसका हीर का, वो भी बहुत नायाब था। वो गो एक हादसे की नज़र हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोगों का पढ़ने पढ़ाने का रुझान जो था वो लाहौर में ख़ास था, और ये सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं था। ये पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी जिसका अभी हमने जिक्र किया, ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी। अगर मैं दयाल सिंह लाइब्रेरी की बात करूँ तो वो दयाल सिंह ने, जिनके नाम पर कॉलेज भी है, उन्होंने बनाई थी। और देखने वाली जगह है लाहौर की जो लाइब्रेरीज़, मैं समझता हूँ कि जिनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत थी, उनमें एक अंजुमन हिमायत इस्लाम की लाइब्रेरी थी जिसमें बहुत बड़ी हिस्ट्री थी। उसमें मैंने ऐसे मखतूतात देखे जो कि बाकी दुनिया में भी नहीं थे। मसलन उसकी जो रिकॉर्ड रूम था उसके अंदर मैंने इलामा इकबाल का एक लिखा हुआ ख़त, एक फारसी ख़त जो था वो सिगरेट की डब्बी की बैक साइड पे लिखा हुआ था। वो किसी ने आगे किया होगा तो उन्होंने, इलामा साहब ने उसी पर लिख दिया होगा। वो भी वहाँ पे महफूज था। अंजुमन की तमाम चीज़ें जो थी वो महफूज थी, उसको अब दोबारा से महफूज करना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद दयाल सिंह लाइब्रेरी है, और एक लाइब्रेरी जिसका मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा वो म्यूज़ियम लाइब्रेरी है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता भी होगा कि जो आपका ये लाहौर म्यूज़ियम है, इसके अंदर भी एक लाइब्रेरी है सीमत, और उसके अंदर आपको तमाम वो अखबारात जो कि अंग्रेज दौर में निकलते थे, और वो सारी तस्वीर वहाँ पर पूरा बेशुमार किताबें थी, बेशुमार। एचएसएन कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारे, और उसमें बहुत सारा ज़हीरा जो है ये हमारे जो वाजिद अली शाह की फैमिली है, इनका डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इन्होंने जो किताबें थी, जो मुख्तात थे, वो गिफ्ट किए हुए हैं। फिर गवर्नमेंट कॉलेज की लाइब्रेरी, आप सबसे बड़ी लाइब्रेरी को भूल रहे हैं जो आजकल फोटोशूट्स के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, वो तो जना, ये तो हमारे सामने बनी, ये जिमखाना की जगह पर जना लाइब्रेरी बनी, मैं उसका भी जिक्र करूँगा। जो नई लाइब्रेरीज हैं उनका भी जिक्र करूँगा। मैं इस बात का भी जिक्र करूँगा कि लोग लाइब्रेरी से क्यों दूर हो गए और उसकी क्या वजह है। इसमें आपने क्योंकि जिक्र छेड़ दिया, तो ये नई लाइब्रेरी जिसको हम जिमखाना में बनाई गई थी, जना पब्लिक लाइब्रेरी, इसमें तो हमने शर्त ये रखी कि सिर्फ ग्रेजुएट्स जो हैं वो जा सकते। आपको पता है इस बात को कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा के अलावा ये जनरल लाइब्रेरी नहीं है। हालांकि ज़रूरत ये थी कि हम जनरल लाइब्रेरीज़ की ज़्यादा तादाद करते, लोगों को पढ़ने की तरफ जो है वो माइल करते, लोग किताब से प्यार करते और शौक़ रखते पढ़ने का। इस सारी चीज़ों से हम निकल कर हम टेलीविज़न, मोबाइल, अपने टैब्स, इन चीज़ों में चले गए। हमारे बच्चों को वो शौक़ किताबें पढ़ने का। मैं आपको अपने घर का परसों का वाक़या बताता हूँ कि मैंने खुद अपनी बेटी से कहा कि ये अखबार आता है, ये बच्चों का सफ़ा है, ये तुम्हें पढ़ना है हर सूरत। और मुझे इसमें से एक कहानी या एक बिल्ली की नज़म आई हुई थी, वो मुझे सुनानी है। फिर उसने वो नज़म सुनाई और उसके बाद वो कितनी देर तक वो अखबार लिए बैठी रही। उससे पहले वो क्या कर रही थी, उससे पहले वो टीवी पे कार्टून देख रही। टीवी हमने बंद किया और मैंने मिसेज से कहा कि अब इसको रीडिंग की तरफ लेके आओ, जो लोग हम किया करते थे कि किताबों, रसालों और इसी में से था। छोटी छोटी चीज़ें ढूंढा करते थे कि कहाँ से मिलेगी, नज़में कहाँ से मिलेंगी, छोटी छोटी कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज कहाँ पर होंगी। लाइब्रेरीज का शौक़ देखना हो तो फिर आपको सफ़र करना चाहिए इंग्लैंड का। आप वहाँ जाएँ तो आप देखें कि आज भी लोग किताब से किस तरह से इश्क करते हैं। उनके पास टैब्स जो हैं वो स्क्रैबल खेलने के लिए नहीं हैं, उनके पास मोबाइल जो हैं वो कोई गेम खेलने के लिए नहीं है। वो उस पर बुक डाउनलोड करते हैं, क्योंकि सैकड़ों, हज़ारों नहीं लाखों किताबें जो हैं आपको डाउनलोडिंग पर मौजूद हैं। वो उसको पढ़ते नज़र आते हैं। वो चलते फिरते, बस में बैठे, कैब में बैठे, अपने जहाँ कहीं उनको टाइम मिलता है, और इवन फ़्लाइट्स के अंदर भी बैठ के वो किताब पढ़ रहे होते हैं। तो ये वो शौक़ है जो हमारे बच्चों को भी था, ये लाहौर के रहने वाले बच्चों को भी था। इस शौक़ का ख़ात्मा हो गया, और इसकी बड़ी वजह जो आपने मुझसे पूछी वो ये थी कि इंतज़ामिया ने लाइब्रेरीज़ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बहुत अरसे के बाद मेरा इत्तेफाक हुआ अपनी बेगम के साथ पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी जाने का, जो कि मेरे लिए एक ड्रीम लैंड हुआ करता था। यहाँ पर मेरी मुलाकात
मुन्नू भाई से होती थी, मेरी इशफाक अहमद से हुई, बानो आपा से हुई मुलाकात। ये लाइब्रेरी मेरे लिए एक ऐसा चीज़ थी कि ऐसे मेरे लिए यादें थी। और मुझे जाकर वहाँ बहुत अफसोस हुआ कि उसके कई सेक्शन जो है वो तबाह खाली का शिकार है, किताबों को दीमक चाट रही है, लोगों के बैठने की प्रॉपर अब वो जगह उस तरह से नहीं है। ठीक है कि उन्होंने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का किसी ना किसी हद तक फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन उसको उस तरह से वो मैनेज नहीं कर पाए हैं। लोगों को अब बच्चों को स्कूल बस में बिठा के, वैन में बिठा के लाया जाता है कि आए आपको पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी दिखा के लाएं। बच्चों में खुद से वो शौक नहीं रहा। अच्छा, आप बचपन में जब जाया करते थे तो किसके साथ जाया करते थे? खुद से? अच्छा, मेरा तो घर क्योंकि उतना दूर, मैंने आपको कहा कि हम शालवी से निकला करते थे, मैं और मेरा छोटा भाई, तो हम पैदल ही अनारकली क्रॉस करते थे, माल पे आए, माल पे ट्रेंटल मार्केट के साथ पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी थी, वहाँ पे तो कीर हैदर साहब हुआ करते थे, उन्होंने हमारा कार्ड। अच्छा, पॉइंट ये सवाल पूछने का मेरा पॉइंट ये था कि पेरेंट्स ने भी अब तवज्जो देना छोड़ दिया। आपके पेरेंट्स उस वक्त इनकरेज किया करते होंगे कि अच्छा किताबें लेने लाइब्रेरी जा रहे हैं, अब तो पेरेंट्स बॉदर ही नहीं करते हैं कि बच्चों को लाइब्रेरी लेकर जाएं, या जैसे आपने बताया बहुत कम ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को रीडिंग की तरफ लेकर जाते हैं। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, हम अंदरून शहर में क्योंकि रहते थे, तो जब घर का सौदा सल्फ लेके आते थे ना, तो वो किसी ना किसी कागज़ के लिफाफे में हुआ करता था। अल्लाह का शुक्र है उस वक्त ये शॉपिंग बैग क्या अजाब इस कौम पर नाजल नहीं हुआ था इस तरह से। तो वो लिफाफे के ऊपर भी वो क्योंकि पुराने अखबारात, किताबों और इन्हीं की चीज़ें थी, तो मेरी वालदा जो थी वो अगर उनको कोई इंटरेस्टिंग चीज़ लगती थी तो उसको लिफाफे को खोल लिया करती थी और फिर कहती थी ये इंटरेस्टिंग चीज़ छपी हुई है, हकायत सादी छपी हुई है लेट से, तो उन्होंने कहना ये पढ़ लो, ये छपी है इस पर। तो इतना शौक था उसको। ये उनका शौक था। और उनको तो खैर पढ़ाने का भी शौक था, मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त पढ़ाया करती थी। उन्होंने एक टाइम रखा हुआ था अपना, जो 1.5-2 घंटे तो मोहल्ले के बच्चों को बुला के तो उनको मुफ्त भी पढ़ाया करती थी। ये वो लोग थे जो इल्म के साथ जिनका ताल्लुक था। हम लोगों ने खुद अपने बच्चों को ख़राब किया, हमने उनको डोरेमोन की तरफ, छोटा भीम की तरफ और टॉम एंड जेरी की तरफ इस तरफ लगा दिया। हमें किताब से दूर किया जा रहा है और ये मैं ये समझता हूं कि साजिश है। आमिर भाई, आपने इंग्लैंड की मिसाल दी, तो वहाँ पर लाइब्रेरीज भी देखें कितनी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। यहाँ पर आपने सही कहा कि इंतज़ामिया ने एक तो तवज्जो देना छोड़ दी, दूसरा टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने जो है इस सारे शौक़ को, किताब से प्यार को तबाह कर दिया। मैं तो पहले ही कह रहा था आपसे, मैंने मोबाइल का, टैब्स का, टीवी का, ये केबल का मैंने नाम लिया है कि ये वो चीज़ें थी जिन्होंने हमारे लाइब्रेरी के कल्चर को तबाह कर दिया। मुझे याद है कि जब हम बचपन में जाया करते थे, शाद अहमद पंजाबी साहब हुआ करते थे, अल्लाह ताला उनको की रहमत करे, वो जाया करते थे और वो उनके पास बैठकर मैं नहीं बेशुमार नौजवान जो है उनकी बातें सुना करते थे और यही पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में बैठा करते थे। मेरे टीचर थे अहमद सईद साहब, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए। वो बहुत बड़े मुहक्किक थे, उनके साथ मैंने सारी लाइब्रेरीज विज़िट भी की। जो मैंने आपको अंजुमन इस्लाम की बात सुनाई या मैं आपको म्यूज़ियम लाइब्रेरी की बात बता रहा हूँ, दयाल सिंह, तो ये उन्हीं के साथ, क्योंकि हम एक किताब लिख रहे थे इस्लामिया कॉलेज लाहौर की हिस्ट्री पे, वो लिख रहे थे, मैं उनके साथ एज एन मददगार था। तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन लाइब्रेरीज़ में कैसी कैसी कीमती चीज़ें लूट मार के बावजूद, सिखों की तबाहकारी के बावजूद, यहाँ के इल्मी ख़जाने को बरतानिया मुंतकिल करने के बावजूद आज भी इतना ख़जाना मौजूद है कि जो कि शायद मैं समझता हूँ कि दुनिया में नादर भी है और नियाब भी है। अगर इसी ख़जाने को हम महफूज कर लें और बच्चों को इस तरफ माइल करने में कामयाब हो जाए, वो ये अभी नामुमकिन लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन किताब तक बच्चों की रसाई जो है वो बहुत ज़रूरी है और हम पर तो किताब उतारी गई है। देखें, अब हर एक बंदे को शौक़ है कि वो अपना ओपिनियन दे, किसी का ओपिनियन पढ़ना जो है वो गवारा नहीं करते, चाहे वो हिस्ट्री में कितने ही बड़े बड़े नाम क्यों ना हो। अब जैसे मैं सोशल मीडिया की बात कर रही थी, आप ट्विटर पर चले जाएं, फेसबुक पर चले जाएं और इस तरह की जितनी भी साइट्स हैं, हर एक ने अपनी अपनी ओपिनियन दी हुई है, लेकिन किसी की ओपिनियन पढ़ना अब आप बॉदर नहीं करते हो। आप वही टाइम इंटरनेट सर्फिंग पर सर्फ करते रहते हो। तो जो ई बुक सिस्टम है, जैसा आपने बताया कि बुक्स डाउनलोड कर दी जाती हैं और जो असल में किताब थी, इनमें क्या फ़र्क है? इनमें आपको लगता है कि ये भी तवज्जो हटाने के का बायस है? नहीं, ई टैब की जो बुक्स हैं मैं समझता हूँ वो दौरान ट्रैवलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, बट अगर आप अपने घर पे हैं, अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं या किसी लाइब्रेरी के अंदर हैं, तो जो मज़ा आज भी, जो लम्स जो किताब को पकड़ के आता है, जो उसको पढ़ कर आता है, वो इन ई टैब से नहीं मोबाइल पे, कंप्यूटर पे मज़ा नहीं आ सकता है। हमें हमारे जो लोग थे, हमारे जो टीचर्स थे, वो इस तरफ माइल किया करते थे किताबों की तरफ, और तब हम जाके, मैंने आपको अहमद सईद साहब का नाम लिया, हमारे जो मुस्लिम हाई स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ता था, वहाँ के जो निसार साहब थे,
वो मुझे हमें स्कूल लाइब्रेरी में भेजा करते थे कि जाओ स्कूल की लाइब्रेरी भी देखो, वहाँ पे अलमारी खुलाओ, वहाँ पे कोई किताब अगर अच्छी है तो उसको अपने नाम पे जारी कराओ। हम किताबें जारी कराते थे, उनको पढ़ते थे। हम बिल्कुल ये इस बात में घबराहट का शिकार नहीं होते थे कि किताब पढ़ना पड़ेगी। और किताब के साथ अगर आप मोहब्बत करें तो मैं ये समझता हूँ कि आप इल्म के साथ मोहब्बत करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इसका एक और एंगल भी है, टीचर्स की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी, इंस्टीट्यूट्स की बात ज़रूर करना चाहूँगी, जहाँ पर बिल्कुल बॉदर नहीं किया जाता कि स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाए कि वो लाइब्रेरीज हैं। इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे थे लाइब्रेरीज़ पर, लेकिन यहाँ पर मैं इंस्टीट्यूट्स की बात करना चाहूँगी, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स। वो रुझान बच्चों में पैदा नहीं किया जाता। मैंने एफएससी की है और 2 साल मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कॉलेज की लाइब्रेरी देखी है या नहीं। अच्छा, कॉलेज की लाइब्रेरी में हालांकि आई स्कोर्ड गुड मार्क्स। देखिए, कॉलेज की लाइब्रेरी में वो बच्चा जाएगा जो कभी स्कूल की लाइब्रेरी में गया होगा। मैंने आपको अपने टीचर का नाम बताया कि हमें हफ्ते में एक दिन लाइब्रेरी भेजा करते थे। देखिए, जब आपके टीचर्स, आपने जो जिम्मेदारी की बात आपने की थी वो शायद मैं ना कर पाता, जो आपने कर दी कि वालिदैन से हटकर टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वही टीचर लाइब्रेरी में भेजेंगे जो खुद लाइब्रेरी गए होंगे। अब हमारी बदनसीबी, बदकिस्मती ये है कि हमें जो अब नई नस्ल के लिए जो टीचर्स दस्तयाब हैं उनके पास वक्त ही नहीं है। वक्त ही नहीं है, बिल्कुल। उनके पास बाकी दीगर कामों के लिए तो बहुत वक्त है। हम टीवी पे या चले, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेता, लेकिन ड्रामे देखने के लिए पर मैं फिर स्कूल इंतज़ामिया की भी बात करना चाहूँगी कि टीचर्स को आप छुट्टी के बाद भी, आपको भी पता ही होगा कि 3-3, 4-4 घंटे बिठा के आप क्या करते हैं, चार्ट्स बना लो, डे प्लान बना लो, कोर्स आउटलाइन बना लो। वो कब सोचें कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, वो कब सोचें कि हमने इनको सिखाना क्या है, नया क्या सिखाना है, एथिक्स में क्या सिखाना है, उनकी सेल्फ ग्रूमिंग जो करनी है उसके क्या तरीक़ेकार। हालांकि ये सारे काम, ये जो आप बोल रही हो, ये सारे काम किताब सिखाती थी। टीचर को इस पर वर्क नहीं करना पड़ना था। किताब खुद ब खुद आपको सिखाती है। किताब की तो इतनी इंपॉर्टेंस है कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हम पर किताब उतारी गई, नहीं तो अल्लाह के लिए ये टैब, ये DVDs, ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। बट किताब पर लिखा हुआ जो है वही लोहो कलम पे महफूज है, लिखा हुआ महफूज है। आज से सैकड़ों साल पहले का आपको जो है किताब लिखी हुई मिल जाएगी, तहरीर लिखी हुई मिल जाएगी। आप मुझे आज से 10 दिन पहले के कोई फुटेज निकाल के दिखा दे, या तो उसमें कोई वायरस आ जाएगा या कोई चीज़ ख़राब कर देगी, लेकिन आपको लिखा हुआ जो है वो आपको मिल सकता है। तहरीके पाकिस्तान के हवाले से इतना ज़बरदस्त काम मौजूद है, इतने आला अखबारात और आर्टिकल्स मौजूद हैं कि अगर सिर्फ बच्चे उन्हीं को पढ़ लें तो उनको पाकिस्तान से मोहब्बत हो जाएगी। सही। इस्लाम के वो राइटर्स जो अब बच्चों को शायद, अब मैंने क्या कहूँ कि चंद दिन पहले मौलाना मदूदी साहब पर एक पैकेज बनवाना था, तो मैंने यहाँ बात की तो बहुत सारे बच्चों को कहना था कि वो कौन है जिन्होंने तफसीरुल कुरान लिखी, जिनको ये नहीं पता, दुनिया मानती है, मतलब स्टूडेंट्स को नहीं पता। और इनसे मैं पूछूं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ये एज एन ए पॉलिटिशियन शायद जानते हों, एज ए इस्लामिक मुहक्किक नहीं जानते होंगे। ये वो लोग हैं, इसी तरह के बेशुमार लोग हैं, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बेशुमार लोग हैं जो मजहबी स्कॉलर्स हैं जिनकी लिखी हुई किताबों पर दुनिया ने रिसर्च की। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बरे सगीर का एक बड़ा नाम है मौलाना मौदूदी, और अगर लोगों को नहीं पता तो फिर दैट इज अनफॉर्चुनेट। अब लाइब्रेरी कौन जाता है जी? अब लाइब्रेरी में वो शौक से जाने वाले रह गए। अब वो जो रिसर्च कर रहे हैं उनसे क्योंकि कहा जाता है कि वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेके आए, तो वो किताबें और वो पुरानी किताबें और पुरानी they are bound to go to libraries, वो जा रहे हैं, वो शौक जो है वो जा रहे हैं। मुझे आपसे कहा पिछले दिनों जाने का इत्तेफाक हो, तो बेगम क्योंकि रिसर्च कर रही थी तो उसने कहा कि मैंने लाइब्रेरी जाना, मैंने कहा चला चलते, तो हम चले गए। तब जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि लाइब्रेरीज़ की क्या हालत है और इनको कैसे ठीक करना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके लिए तमाम स्कूल्स को पाबंद करना चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए लाइब्रेरीज़ में जाना मुमकिन बनाए, और तमाम स्कूल से कहना चाहिए कि वो अपने एक दिन मुख्तस कर दें कि 2 घंटे लाइब्रेरी में आपने गुजारने। लाइब्रेरीज तो हुए, जब कोठी में स्कूल बनेगा तो फिर वाशरूम के अंदर भी क्लासेज होंगी। मैंने खुद देखा है कि जो बड़ी कोठियाँ हैं उनके बड़े बड़े वाशरूम्स हैं, उनको ख़त्म करके तो क्लासेज बना दी गई, और बड़े खुशी से बताया जाता है कि ये भी हमने जगह यूज़ कर ली। तो लाइब्रेरी कौन बनाएगा और बच्चों को कौन स्कूल लाइब्रेरी तक लेके जाएगा? स्कूल के अंदर, हर स्कूल के अंदर कंपलसरी करनी चाहिए कि एक लाइब्रेरी होगी, हर हफ्ते में एक दिन हर क्लास को। लेकिन कंप्यूटर ने रिप्लेस कर दिया ना, अब आपको हर स्कूल में कंप्यूटर लैब मिलेगी।
आपको डिजिटल लाइब्रेरीज मिलेंगी। देखिए कंप्यूटर मैं कब इनकार कर रहा हूँ कि कंप्यूटर जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर के लिए एक क्लास रख रहे हैं तो आप किताब के लिए एक क्लास क्यों नहीं रख सकते हैं, और वो भी हफ्ते में एक दिन। कंप्यूटर आप डेली कराएं जी, वो क्योंकि हमने तरक्की भी करनी है, हमने दुनिया के साथ भी चलना है, लेकिन दुनिया के साथ चलते भी वही हैं जो अपने माजी को साथ लेकर चलते हैं। दुनिया के साथ वो कौमें हरगिज़ नहीं चल पाती हैं जो अपने माजी को भूल जाती हैं, और माजी किताब के अंदर लिखा हुआ है। जब तक आपकी किताब से मोहब्बत रगबत पैदा नहीं होगी उस वक्त आप सोच नहीं सकते। और बिल्कुल आप जितना मर्जी एडवांस और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लें, जब तक आप ये बात लिख लें, एक किताब आप ई बुक पढ़ लें टैब पर डाउनलोड करके, लैपटॉप पर डाउनलोड करके, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, और दूसरा वो किताब हाथ में रखिए, आपको जो किताब पढ़ के फील आएगी, क्योंकि मैं चूँकि नॉवेल्स पढ़ती हूँ मुझे पता है कि उसकी क्या फीलिंग होती है, कि आप बैठ रहे हो पेज कर रहे हो, वो जो एक फील है कि आगे क्या होगा देख लो, वो एक अलग फील। सिमल वो राइटर के साथ साथ बंदा चल रहा होता है, वो आपको इंटरनेट पे बहुत सारी मालूमात मिलती हैं जिनमें से बहुत सारी ख़राब मालूमात भी हैं, वो भी मिल रही होती है। लेकिन किताब डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इंटरनेट पर। आप किताब पढ़ने बैठो, बीच में कुछ और आ जाए, आप उसको भी देखना शुरू कर दो, उसको भी देखना शुरू कर दो, तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ती जाती है ना। किताब में ये नहीं है। किताब आपको सुकून फराहम करती है, और आपको मैं ये समझता हूँ कि किताब आपको ज़िंदा रहने का दर्स और अमल देती है, और ये सारी चीज़ें लाइब्रेरीज़ में मौजूद हैं। लाहौर की लाइब्रेरीज़ जिनका जिक्र हम करना चाह रहे थे, जिनको हम बताना चाह रहे थे, वो आज भी मौजूद हैं, आज भी इंतज़ार कर रही हैं अपने उन रीडर्स का, उन पढ़ने वालों का जो आएँ और उसको आबाद करें। मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कि आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा, मैं तमाम वालिदैन से, तमाम असातिज़ा से ये अपील करता हूँ कि खुदारा बच्चों के लिए लाइब्रेरी के लिए कुछ टाइम जो है ज़रूर मुख्तस करें, चाहे वो किसी तरीके से करें। कोई आपको टाइम निकालना पड़े, आपको ख़ुद बच्चों के साथ जाना पड़े, लेकिन उनको लाइब्रेरीज़ विज़िट ज़रूर कराएं, उनको किताब बताएं कि किताब किस तरह से लाइब्रेरी से तलाश की जाती है, इसकी क्या अहमियत है। गोरा ये काम कर रहा है इसीलिए वो तरक्की पे है, हम लोग ये काम नहीं कर रहे हैं इसीलिए हम पीछे हैं। आप कंप्यूटर छोड़ आप जो मर्जी सैटेलाइट भी स्कूल्स के अंदर लगा देना तो आपको वो रिप्लेसमेंट नहीं है, वो लाइब्रेरी और इल्म की रिप्लेसमेंट नहीं है, वो इल्म आपको नहीं मिलेगा जब हम मुसलमान किताब से मोहब्बत करते हैं। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि जितने भी रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं उनको किताब बीनी का शौक़ ज़्यादा है, वो चाहे रिसाले की सूरत में हो, वो चाहे किसी स्टोरी बुक की सूरत में हो, वो चाहे किसी कहानी की सूरत में हो, शॉर्ट स्टोरी, अफसाने, उन लोगों को अब ज़्यादा शौक़ है। मतलब चूँकि मेरे कुछ कज़न रहते हैं और वो जब गांव से यहाँ आते हैं तो वो किताबें पढ़ने का जो उनको शौक़ है, मतलब वो हमारे छोटी सी एक लाइब्रेरी सी बनाई हुई है कि एक पूरे से टेबल के ऊपर ढेर सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, उनको बहुत शौक़ है। तो वो आके किताबें देख रहे होते हैं और मुझे हंसी आ रही होती है कि हम लोगों ने कभी बॉदर भी नहीं किया कि मामा ने कौन कौन सी किताबें रखी हुई हैं। चलें, शुक्र है आपकी इस बात से कि कभी अभी कुछ लोग बाकी हैं जो किताब से मोहब्बत करते हैं, नहीं तो किताब छपती बहुत है, बेशुमार छपती है किताब, पढ़ी नहीं जाती है। लोग किताबों पर किताबें लिख रहे हैं, पढ़ने वाला कोई नहीं है। और कभी ये था कि एक राइटर की किताब का लोग बैठकर इंतज़ार किया करते थे कि उसकी किताब कब आएगी। आप चूँकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ के शौकीन भी हैं और किताबें पढ़ते भी हैं, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? मेरी कुरान पाक। अगर मतलब ये एक उससे बिल्कुल हटके, लेकिन मुझे इशफाक साहब को पढ़ने का बड़ा मज़ा आता है। ख़ासकर उनकी जो उनकी रखले से कुछ अर्सा पहले जाविया जो उनका प्रोग्राम था, उसकी जो बुक उसकी तरतीब दी गई और वो मुझे पढ़ने का बहुत मज़ा आता है। और अगर मुझे कहा जाए कि ड्रामा पढ़ने का तो फिर अहमद नदीम कासमी मुझे बहुत पसंद है। उनका लिखने का स्टाइल बड़ा डिफरेंट है और बहुत मज़ा आता है। आप एक्चुअली अकेले बैठकर भी हंस सकते हो, हंस भी सकते हो और आपको वो उस कल्चर के अंदर ले जाते हैं। बिल्कुल। अगर आपने तसव्वुफ पढ़ना है तो फिर वो ड्रामा मंचले का सौदा इशफाक साहब का वो पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको सात बराई या इस तरह के जो ड्रामे पढ़ने हैं तो फिर आपको वो आना पड़ेगा। सफ़रनामा पढ़ना तो मुस्तफा सैतार साहब का आपके मेरे ख्याल प्रोग्राम में भी आए थे। मेरे मुस्तफा सैतार साहब आए थे, मेरा ख्याल है। मैंने मिस किया था और मैं कह रहा था कि यार काश मैं इनसे मुलाकात वहाँ पे होते तो मुलाकात हो जाती। मैंने तो उनसे मुलाकात उनकी जो ये ग्वाल मंडी में दुकान थी किसान स्टोर, जहाँ पर वो बैठकर बीज बेचा करते थे सब्जियों के फलों के, उस पर भी उनको बचपन में जाकर उनसे मुलाकात की। अच्छा, ऐसा लगता है आपको फिरने तुरने का बड़ा शौक हुआ करता था कि आप अंदरून शहर से निकल जाया करते थे और डिफरेंट चीज़ें जो है वो देखते थे। हमारे लिए ये एक्टिविटी घरों में बैठने वाली नहीं थी। एक तो वो माहौल नहीं था कि बच्चों को घर में कैद रखा जाए, बच्चे निकलते थे
और मुझे क्योंकि किताब बीनी का शौक़ था, मुझे बचपन से ही इस तरफ लगा दिया गया, तो मेरे लिए ऐसे लोगों से मिलना जो था वो ज़्यादा ज़रूरी था, ज़्यादा इंटरटेनिंग थी बनिस्बत इसके कि मैं कोई फ़िल्म देखता या कोई ड्रामा देखता। तो मैं ऐसे लेकिन ये हो नहीं सकता कि आपने बचपन में कोई फिल्म या ड्रामा ना देखा। फिल्में ड्रामे मैंने बहुत देखे, अब भी देखता हूँ। मैं ये क्या कहता हूँ कि फिल्म भी नहीं या ड्रामा देख को अपना एक अपना वक्त दें, आप अपना ज़रूर वक्त दें। हमें पता था कि हमें 4 से 5 बजे तक का टीवी देखने को मिलना है, हमें पता होता था। सही, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी लंबी सारी डिस्कशन करके, और वो सारा अब मेरा वाकई में दिल कर रहा है कि मैंने एक नावल शुरू किया हुआ था, वो बुक बहुत मज़ेदार फ़िलासफ़ी टाइप कुछ थी और वो मैंने कंप्लीट नहीं किया। मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसको कंप्लीट करूँ, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स ने भी इसको बहुत एंजॉय किया होगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।